गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहले क्लास में अपन ने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। संख्याएं कौन कौन सी होती है, संख्याओं के प्रकार के बारे में, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या, इन संख्याओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज मैं संख्याओं के बारे में आपसे बोला था कि मैंने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी वास्तविक संख्या यानी इन सब संख्याओं के बारे में आपसे बात करूँगा। फर्स्ट ब्लैक के जो मैं मैटर आया हूँ वो आया है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। यानी एक पार्ट तो कौन सा हो गया, परिमेय, और एक हो गया अपरिमेय। परिमेय को Q से दर्शाया जाता है और अपरिमेय संख्याओं को किससे दर्शाया जाता है? S से दर्शाया जाता है। अब परिमेय संख्याओं की बात करूँ तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? अर्थात जिन संख्याओं को P अथवा Q के रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में, यानी P/Q के रूप में, यानी बटा के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती है वो संख्याएं कौन सी संख्याएं आती है? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। इसके अलावा मैं बात करूं सभी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के बारे में आपको मैंने पहले बता चुका कि प्राकृत संख्याएं कहाँ से चलेगी? एक से लेकर अनंत तक। एक से लेकर अनंत तक, यानी जो संख्याएं एक से लेकर अनंत तक चलेगी वो किस में आएगी? प्राकृत संख्याओं के अंदर। पूर्ण संख्याएं कहाँ से लेकर? 0 से लेकर अनंत तक। वो संख्याएं भी किस में आएगी? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। उसके बाद में मैंने आपको पूर्णांक के बारे में बताया था। इसमें आए थे आपके धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं तथा कौन सी? 0। यानी तीनों संख्याओं के बारे में, धनात्मक और ऋणात्मक और 0, ये सब किस में आएगा? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। सभी भिन्न, अर्थात भिन्नों की बात करूं तो उचित, अनुचित व मिश्र, यानी तीनों प्रकार की जो भिन्न आएगी वो किसके अंतर्गत आएगी? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, अर्थात पूर्ण वर्ग का मतलब जिन संख्याओं का वर्ग निकाला जा सके। यानी जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 9, अब 9 का वर्ग निकाल सकते हैं अपन, कितना आएगा? 3। या मैं लिख दूं 25, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे वो कितना आ जाएगा? 5। यानी वो सभी पूर्ण वर्ग, अर्थात जिन संख्याओं का वर्ग निकाला जा सके यानी वर्गमूल निकाला जा सके वो संख्याएं कौन सी में संख्याओं में आएगी? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। एक बात आती है आवर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती अशांत दशमलव का मतलब है जैसे दशमलव की संख्याएं पढ़ते हो आप, जैसे 0.64 या 2.38, यानी 0.64, 2.38, यानी जिन संख्याओं को, अब ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हो गई? दशमलव संख्या। लेकिन बात आती है अशांत दशमलव की। अशांत दशमलव किन संख्याओं को कहेंगे? अर्थात जो संख्याएं क्या होगी? आवर्ती, यानी बार बार क्या होना चाहिए? आवर्ती, यानी बार बार वही संख्याएं हैं। 0.64, यानी ये संख्याएं क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो ये किसके अंदर आ जाएगी? ये परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाएगी। उसके बाद में दूसरा उदाहरण, जैसे 2.38, फिर 38, फिर 38। जरूरी नहीं है 2 ही अंक रिपीट हो, 3 अंक भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 2.3246, फिर वापस यही संख्या रिपीट हो जाए 3246। अर्थात जो संख्याएं क्या होगी? आवर्ती। जिन संख्याओं में क्या होगी? आवर्ती, यानी वही संख्या जो बार बार आएगी वो संख्याएं किसके अंतर आ जाएगी? आवर्ती अशांत दशमलव के अंतर्गत। अब आवर्ती अशांत दशमलव में आएगी तो वो संख्याएं किसके अंतर्गत भी आएगी? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। अर्थात परिमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आएगी? सभी प्राकृत संख्याएं, यानी 1 से लेकर जो अनंत तक की जो संख्याएं चलेगी वो किस संख्याओं के अंतर्गत आएगी? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। फिर उसके बाद में बात आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर अनंत तक। वो संख्याएं भी किसके अंतर्गत आएगी? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। फिर बात आती है पूर्णांक। पूर्णांक मैंने आपको बताया था, एक तो धनात्मक, ऋणात्मक और इसमें क्या शामिल होगा? 0। ये भी किसके अंतर्गत? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। सभी भिन्न, चाहे वो उचित हो, चाहे अनुचित हो, चाहे मिश्र भिन्न हो, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगी? ये भी आएगी परिमेय संख्याओं के
अंतर्गत। इसके अलावा पूर्ण वर्ग संख्या अर्थात जिन संख्याओं का वर्ग निकाला जा सके वो संख्याएं भी किसके अंतर्गत आ जाएगी, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। उसके बाद में आवर्तीय शांत यानी जिन संख्याओं की आवर्ती होगी, जिन संख्याओं का बार बार रिपीटेशन होगा वो संख्याएं किसके अंतर्गत आ जाएगी, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। फिर दूसरे प्रकार की बात करूं मैं, वास्तविक संख्या का दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत अपूर्ण वर्ग संख्या, यानी अपूर्ण वर्ग संख्या का मैं एक उदाहरण बता दूं आपको, तो ये √3, यानी अब इस संख्या का √ तो निकल जाएगा लेकिन वो किस में आएगा, दशमलव के अंतर्गत। तो पूर्ण वर्ग नहीं है ये, क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग। अर्थात इन संख्याओं का तो क्या होता है, एक सीधी सी संख्या आ जाती है, ये सर ये आंसर हो गया, लेकिन इनका कोई सीधा सा आंसर नहीं है। इनका अगर आप वर्ग निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे, तो वो संख्या किस में आएगी, दशमलव के अंतर्गत आएगी। अर्थात जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जा सके वो संख्या किस में आ जाएगी, अपूर्ण वर्ग संख्याओं में। इसके बाद में अनावर्ती, यानी इसमें तो क्या हो रही थी, आवर्ती, क्या हो रही थी, आवर्ती। और इन संख्याओं में क्या हो रहा है, अनावर्ती, यानी जिन संख्याओं में आवर्ती नहीं होगी। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 2.0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 6, यानी इन संख्याओं में, इस संख्या में कोई भी संख्या की क्या नहीं हो रही है, आवर्ती, यानी संख्याओं की बार बार आवर्ती नहीं हो रही है। एक उदाहरण और लिख देता हूँ, जैसे 6.234, 1, 6, 8, 9, यानी बार बार किसी भी अंक की क्या नहीं हो रही है, आवर्ती नहीं हो रही है। जबकि इनमें क्या हो रहा है, आवर्ती। जैसे 6, 4 आ गया, फिर 6, 4, फिर 6, 4, इसमें 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3, 2, 4, 6, 3, 2 और 4, 6, यानी इन सभी संख्याओं किसके अंतर्गत आ जाएगी, आवर्ती के अंतर्गत। और जो आवर्ती में आएगी वो किस में आ जाएगी, परिमेय में, और जिनकी आवर्ती नहीं हो रही है वो किस में आ जाएगी, अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं की बात हो गई तो उसके बाद में बात करता हूँ भाजकता के नियमों की। भाजकता के नियम यानी कोई भी संख्या दे दी जाती है, वो संख्या, भाजकता का नियम पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वो संख्या इससे विभाजित होगी या नहीं होगी। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 9, 7, 0, 2, 4, यानी इतनी बड़ी संख्या दे देगा आपको। छोटी से छोटी दे तो बात अलग है, लेकिन अगर बड़ी संख्या दे दे और आपसे पूछ ले कि ये संख्या बताइए 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आपको सीधा सा तरीका आपको क्या करना है, भाजकता के नियमों को ध्यान में रखना है। केवल याद नहीं रखना, केवल आपको समझना है ओनली, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई ये नहीं है। लेकिन आप एक बार अगर समझ जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक ही संख्या देखते हैं आप पहचान जाओगे कि ये संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। मैं बात करता हूँ 2 से भाजकता के नियम, अर्थात जिन संख्याओं के इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 एवं 8, कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8, अर्थात वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं मान लो ये उदाहरण ही लिया, उदाहरण में कितना दे रखा है, इकाई का अंक 4, अर्थात ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। उसके बाद में बात करता हूँ 4 से भाजकता के नियम की। 2 से भाजकता के नियम में मैंने आपको उदाहरण बता दिया कि यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। कारण क्या है, इसमें केवल क्या देखना है आपको, इकाई का अंक, यानी और कुछ मत देखो, पूरी संख्या कितनी बड़ी दे दे, चाहे 10 अंक कोई दे दे, चाहे 20 अंक कोई दे दे, कुछ भी दे दे, कुछ भी नहीं देखना आपको, क्या देखना है, केवल इकाई का अंक। तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। उससे बाद में बात करता हूँ 4 से भाजकता की। किससे, 4 से भाजकता, यानी इकाई व दहाई के अंकों में, किसमें, इकाई व दहाई के अंकों में किसका भाग जाना चाहिए, 4 का। एक बार यही उदाहरण वापस रिपीट करता हूँ, इकाई व दहाई, यानी 2 तो कहाँ पर आ गया, दहाई पे, और 4 कहाँ पे आ गया, इकाई पे। अब भाग दो, 4 का भाग 24 में जाएगा आराम से, कितनी बार, 6 बार। तो ये भी किससे हो गया विभाजित, 4 से। अर्थात ये संख्या पूरी, चाहे कितनी भी जोड़ दो आप, आगे 6, 5, 2, 8, कितने भी अंकों की संख्या ले लो, यदि आपको पीछे के 2 अंकों में भाग जा रहा है वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। यदि आप इकाई का अंक देखते हो, 2 की भाजकता चेक करना चाहते हो तो आप क्या देखो, इकाई का अंक। यदि 4 का देखना चाहते हो उसमें इकाई और दहाई का। फिर मैं बात करूं 8 से भाजकता। अब 8 की भाजकता में क्या होगा, इकाई दहाई दोनों इसमें आ रहे थे, इसके अलावा इसमें क्या भी आ रहा है, सैकड़ा, यानी तीनों अंकों का।
इकाई, दहाई और सैकड़ा। 3 अंक देखने, 3 अंकों में यदि किसका भाग जा रहा है? 8 का भाग जा रहा है। 0 से कोई मतलब नहीं है। 2 और 4 यानी 3 बार विभाजित हो रही है, अर्थात ये संख्या भी किससे विभाजित होगी? 8 से। किससे विभाजित होगी? 8 से। अर्थात 2 से भाजकता में क्या देखना है आपको? केवल इकाई का अंक, जो कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। उसके बाद में बात करूं भाजकता की, 4 की भाजकता। 4 में क्या देखना है? इकाई और दहाई। 2 की भाजकता में केवल इकाई का अंक, 4 की भाजकता में इकाई और दहाई, और 8 की भाजकता में तीनों अंक देख लो पीछे के, इकाई, दहाई और सैकड़ा। यदि तीनों में भाग जा रहा है तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। यदि आप इकाई और दहाई देखते हो तो वो संख्या अगर विभाजित हो रही है 4 से, तो वो 4 से भाजकता, अर्थात वो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से। यदि इकाई का अंक देखते हो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। अब बात आती है 3 से भाजकता की। संख्या के अंकों के योग में, किसमें? संख्या के अंकों के योग में। यदि मैं कोई संख्या लिख देता हूँ, यह संख्या लिख दी मैंने। अब आप 3 की भाजकता चेक करो। 3 की भाजकता कैसे चेक करोगे? ये जितने भी अंक दे रखे हैं इनका टोटल देख लो, इनका योग कितना आ रहा है? 4, 2, 6, 6, 6, 12, 5, 17, 18, 21 और 24, यानी इन अंकों का योग कितना आ रहा है? 24। अर्थात 24 में किसका भाग जाएगा? 3 का। कितनी बार? 8 बार। अर्थात ये संख्या के अंकों के योग में किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या पूरी किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी, वो भी पूरी बार। कितनी बार? पूरी बार। वही बात 9 से भाजकता में, सेम वही नियम है संख्या के अंकों के योग में। इसमें तो किसका भाग देना था? 3 का, और इसमें किसका देना है? 9 का। संख्या लिख देता हूं मैं, ये संख्या लिख दी मैंने। अब आपको चेक क्या करना है? अंकों का योग, यानी 6, 2, 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 2 20, 6 26 और 1 27। कितना आ रहा है अंकों का योग? 27। अब 27 में किसका भाग देना है? 9 का। यानी जिसकी भाजकता चेक कर रहे हो आप, यदि 3 की भाजकता चेक कर रहे हो तो 3 का भाग दे दो, यदि 9 की भाजकता चेक कर रहे हो तो 9 का भाग दे दो। कितनी बार जा रहा है? 3 बार। अर्थात पूरी बार क्या जा रहा है? भाग जा रहा है। तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। फिर बात आती है 6 से भाजकता की। 6 से भाजकता में क्या होगा? संख्या में किसका भाग जाना चाहिए? 2 का और 3 का। यानी कोई भी संख्या देख लो जिसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी क्या जाए? भाग जाए। अर्थात ये संख्या वापस रिपीट करके देख लो। अब इस संख्या में किसका भाग जा रहा है? 2 का भी जा रहा है और किसका जा रहा है? 3 का। 3 का, यानी कोई भी संख्या देख लो जिसमें 3 का भी क्या जा रहा हो? भाग जा रहा हो। वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 6 से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा 5 से भाजकता। 5 से भाजकता की बात करूँ, इकाई का अंक 0 या 5, यानी कोई भी संख्या देख लो, कितनी बड़ी लिख दो, यानी ये संख्या लिख दी मैंने। अब ये संख्या लिख दी, ये आपको दिख नहीं रही होगी, ये संख्या है। अब ये संख्या में लास्ट का अंक देख लो, क्या आ रहा है? 0। यानी नियम ही क्या कहता है? इकाई का अंक 0 या 5 हो। यानी क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या 5 हो। यानी इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अर्थात वो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। इकाई का अंक देख लो, 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। 2 से भाजकता में जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। अर्थात इकाई का अंक देखना है। 4 से भाजकता में इकाई और दहाई दोनों अंक देख लो। 8 से भाजकता में इकाई, दहाई व सैकड़ा तीनों अंकों को देखना है। इसके बाद में 3 और 9 की भाजकता सेम, दोनों में क्या करना है? संख्या के अंकों का योग देखना है। संख्या के अंकों का योग करके यदि 3 की भाजकता चेक करनी है आपको तो 3 का भाग दे दो, यदि 9 की भाजकता चेक करनी है तो किसका भाग देना है? 9 का भाग देना है।
फिर बात आती है 6 से भाजकता की। 6 से भाजकता में क्या होगा, 2 व 3 दोनों का भाग देना है। 5 से भाजकता में क्या करना है, आपको इकाई अंक देखना है, क्या क्या होना चाहिए, 0 या 5। ठीक है, आज की क्लास में यही भाजकता के नियम और परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं दोनों की बात। आज आपकी क्लास समाप्त।